हेलो स्टूडेंट्स। आज आपको हम बहुत ही सिंपल वे में जो एटॉमिक मॉडल के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले जे जे थॉमसन ने प्रपोज किया था एटॉमिक मॉडल। तो उसमें उसने बताया कि एक्चुअल में एक ये स्फेरिकल है और इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इलेक्ट्रॉन इसमें झांकीता इमिटेड हैं। ये इलेक्ट्रॉन जैसे वाटरमेलन होता है उसके बीज सब जगह झांकीता इमिटेड होते हैं, तो उसी तरह से वाटरमेलन टाइप मॉडल था। जैसे कोई लड्डू है, लड्डू में झांकीता पर इलायची के दाने हैं, तो उस तरह से उसने मॉडल बताया। लेकिन ये मॉडल कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, मतलब गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल गिराए गए। तो जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है उससे ये पता लगा कि कुछ अल्फा पार्टिकल, चाहे वो बहुत ही कम थे संख्या में, जैसे 10 की पावर 6 में से एक बताते हैं, कि वो अल्फा पार्टिकल्स 180 डिग्री टर्न ले लिया उन्होंने, वापस आ गए, जिस रास्ते से गए वैसे ही वापस आ गए। तो अगर पॉजिटिव चार्ज इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो मोस्टली अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जाते, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स हैव्स द पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव एक तरफ पॉजिटिव भी उतना ही है, दूसरी तरफ भी उतना ही है, तो दोनों रिपल कर रहे होते और नेट फोर्स 0 हो जाता, तो अल्फा पार्टिकल्स को सीधे निकल जाना चाहिए था। तो जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था, गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल का जो है गिरना, बम्बार्डमेंट होना और उसमें से कुछ अल्फा पार्टिकल्स वापस हो जाना, तो इससे ये कंक्लूड किया गया कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो बहुत ही छोटे से रीजन में है। तो पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल रीजन एंड दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। मतलब ये कहा जाता है जैसे फुटबॉल का मैदान हो, उसमें एक मक्खी बैठी हो, जैसे मक्खी जितने कम रीजन में बैठी हुई है, बाद बाकी जगह पूरी खाली पड़ी है, तो जो मक्खी का जो वॉल्यूम है, वो जो रीजन है, वो पॉजिटिव चार्ज है। मतलब मोस्टली जगह खाली पड़ी है और पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल रीजन एंड दैट स्मॉल रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और उसने जो ऑर्बिट्स को, पर्टिकुलर ऑर्बिट्स को डिफाइन नहीं किया था, तो फिर एक मैक्सवेल की थ्योरी बीच में आ जाती है कि इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड यदि घूम रहे हैं किसी भी इनडेफिनिट ऑर्बिट्स में, तो एक्सेलरेटेड जो चार्ज पार्टिकल है, अगर इलेक्ट्रॉन किसी सर्कल में घूम रहे हैं तो दैट इलेक्ट्रॉन हैज़ द एक्सेलरेशन एंड accelerated charge particle always radiate energy according to the Maxwell's theory। और जब एनर्जी को रिलीज करेगा तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम होती जाएगी और फाइनली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जम्प्स इनटू द न्यूक्लियस। तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम की स्टेबिलिटी को रदरफोर्ड का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो फिर बोर्स ने हाइड्रोजन के लीनियर स्पेक्ट्रम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन से प्रपोज करा बोर्स मॉडल। उसने कुछ इस तरह के पोस्टुलेट लिए जिससे हाइड्रोजन का लीनियर स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन हो जाए। तो उसने एटम के बारे में जो मॉडल प्रपोज करा था वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। और वो मॉडल में ये प्रपोज करा कि न्यूक्लियस तो चलो स्मॉल, वो तो है, बहुत स्मॉल साइज है, लेकिन उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, फर्स्ट पोस्टुलेट है कि उनके लिए कूलम फोर्सेस, वो सेंट्रीपिटल फोर्सेस प्रोवाइडेड बाय द कूलम फोर्स एक्टिंग बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज विच इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। कोई भी पार्टिकल चार्ज हो अनचार्ज हो, अगर किसी सर्कल में घूम रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन है। तो क्योंकि वेलोसिटी को ये आपको समझना होगा कि वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन देयर इज एन एक्सेलरेशन। अगर वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, कोई पार्टिकल है, कोई स्ट्रेट लाइन जा रहा है, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, तो ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड देयर इज एन एक्सेलरेशन। व्हेनेवर देयर इज एन एक्सेलरेशन देयर इज ए नेसेसिटी ऑफ द फोर्स। मैकेनिक्स का फेमस फार्मूला F बराबर m है। तो बहुत छोटा सा फार्मूला है, लेकिन इसको अप्लाई करते 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 4 महीने 6 महीने लग जाते हैं अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो नहीं समझ पाता। वो कभी कभी एम ए को फोर्स समझ बैठता है। एम ए कोई भी फोर्स नहीं होता,
मैं कई वीडियो में ये बात अपनी बता चुका हूँ। ए में कोई फोर्स नहीं होता, फोर्स होते हैं रिएक्शन, फ्रिक्शन, टेंशन, कूलम फोर्स। तो ये फोर्स जो जिनको मैं कर्म कहता हूँ, ए में तो एक फल है उन कर्मों का, वेक्टर सम की डायरेक्शन जिधर आएगी उधर ही नेट एक्सेलरेशन होगा, जितनी मैग्नीट्यूड आएगी उसके अनुसार ही एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड आई उन फोर्सेस के वेक्टर सम की मैग्नीट्यूड उसमें मास से डिवाइड कर दीजिए तो उस पार्टिकल का, उस बॉडी का एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये ध्यान में रहे कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी की डायरेक्शन के चेंज करने के लिए भी अपने को फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं अब इसमें मैकेनिक्स की कुछ बातें डाल देता हूँ, जैसे, क्योंकि मैकेनिक्स हर जगह अप्लाई होती है, पूरी फिजिक्स हो और हर जगह अप्लाई होती है, चाहे वो मैकेनिक्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो। अब आप देखिए, आपने एक रस्सी ली, उसमें एक बॉडी बांध दी एक एंड पर, उसको घुमाया। अगर रस्सी टूट जाती है तो वो बॉडी जहाँ पर टूटी है उसके टेंजेंट डायरेक्शन में चली जाती है, और टेंजेंट डायरेक्शन चली जाती है। तो ये क्या शो कर रहा था कि जब तक उस रस्सी से, उस थ्रेड से वो बंधा हुआ था और जब घूम रहा था तो उसकी डायरेक्शन जो चेंज कर रही थी, उसकी डायरेक्शन चेंज जो टेंशन कर रहा था। जब रस्सी टूट गई तो वो उस पर कोई फिर फोर्स टेंशन की वजह से बचा नहीं, डोरी टेंशन लेस हो गई तो उसकी टेंजेंट डायरेक्शन में चला गया। तो इन बातों से आपको ये समझ में आना चाहिए कि फॉर चेंज इन डायरेक्शन देयर इज ए नेसेसिटी, फॉर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी देयर इज ए नेसेसिटी ऑफ द फोर्स। अब आ जाता हूँ मैं बोर्स के पोस्टुलेट पर। बोर्स का पोस्टुलेट क्या, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन देयर इज एन एक्सेलेरेशन। उस एक्सेलेरेशन की मैग्नीट्यूड तो मैं ड्राइव नहीं करूँगा, वो एक्सेलेरेशन जो होता है वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से, अगर आर रेडियस में कोई पार्टिकल घूम रहा है तो वो एक्सेलेरेशन v² होता है, वेयर v इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एंड r इज द रेडियस ऑफ द सर्किल, और m इज द मास, m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। तो उसको लिए जो ज़रूरत फोर्स की पड़ेगी वो mv²/r होगी, और mv²/r प्रोवाइडेड हो रहा है कूलम फोर्स, और कूलम फोर्स है KQ1 Q2/r², या K को 1/4πε0 लिखेंगे, और Q1 ZE होगा इफ Z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में चार्ज ZE हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये है। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के मध्य जो फोर्स होगा वो 1/4πε0 ZE गुणा E/r²। तो क्या हुआ, 1/4πε0 में गुणा करना है ZE²/r²। This is the first postulate of Bohr's postulate में फर्स्ट है। तो ये थ्री पोस्टुलेट्स दिए। अब दूसरा पोस्टुलेट उसने को प्रपोज करा कि इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित ऑर्बिट्स में घूमता है, कि एरा गैरा ऑर्बिट्स में नहीं घूमता, वो केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में घूमेगा जिनमें कि उनका एंगुलर मोमेंटम, मतलब MBR, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस ऑफ द सर्किल, MBR, moment of linear momentum is called angular momentum. What is linear momentum? Mass into velocity. And what is angular momentum about an axis? तो linear momentum की जो डायरेक्शन आती है, जिस एक्सिस के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हो, वहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये मान लिया गया कि वो इलेक्ट्रॉन जो है सर्किल में घूम रहा है, कोई इलिप्स में नहीं घूम रहा। तो जब वो सर्किल में ही घूम रहा है तो रेडियस ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो MBR इज द एंगुलर मोमेंटम। और उसने कह दिया कि एंगुलर मोमेंटम किसी भी ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीजर मल्टीपल होता है, मतलब NH/2π होता है, मतलब MBR = NH/2π होता है। आप भी सोच रहे होगे उसने ऐसा क्या, इस तरह का प्रपोजल बड़ा अजीब सा नहीं है? जैसे इलेक्ट्रॉन को जानता है इंटीजर की, उसको नॉलेज है कि इंटीजर 1 2 3 4 5 होते हैं, केवल इन्हीं में घूमेगा, औरों में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं घूमेगा? इलेक्ट्रॉन को क्या लेना देना इस बात से? लेकिन वो उसने इस तरह का प्रपोजल क्यों दिया और दुनिया ने क्यों माना? क्या ज़रूरत थी मानने की? कि कुछ भी कह दो और मान लो। इस बात पे मैं अभी आऊँगा। फिर उसने थर्ड पोस्टुलेट दिया कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, जैसे चौथी से दूसरी, तीसरी से दूसरी और 10वीं से पहली, इन ऑर्बिट्स में जंप करेगा तो उसकी एनर्जी में कमी आएगी।
क्योंकि वो जितना बाहर जा रहा है उसके हायर एनर्जी लेवल है। ये भी मैं समझाऊंगा कि ये जैसे जैसे बाहर जाते हैं उसकी हायर एनर्जी लेवल क्यों होती है। तो जो एनर्जी का डिफरेंस है वो रिलीज होगा, और जो रिलीज होगा वो इन द फॉर्म ऑफ एच न्यू होगा, वेर एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन को लिखा जा सकता है सी अपॉन लैम्डा, क्योंकि आपने वेव थ्योरी पढ़ी होगी तो वेव थ्योरी में v बराबर एन लैम्डा बड़ा ही फेमस फार्मूला है, जहाँ पर v वेलोसिटी है, एन फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा वेव लेंथ है। तो अगर एन फ्रीक्वेंसी है कि नंबर ऑफ वेव रिलीज्ड इन 1 सेकेंड एन है, और एक वेव लेंथ की लंबाई लैम्डा है, तो वेव 1 सेकेंड में कितनी दूर जाएगी भाई? एन वेव्स रिलीज हो रही हैं 1 सेकेंड में, तो एन लैम्डा डिस्टेंस जाएगी। तो एन लैम्डा जो डिस्टेंस जाएगी वो वेव स्पीड हो गई। तो वी बराबर एन लैम्डा, ये जो है वेव्स के बारे में फार्मूला है जो वेव वेलोसिटी को बताता है। यहाँ पर अपन v की जगह अपन c लिख देते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो c बराबर एन लैम्डा, और n की जगह न्यू लिख देते हैं। न्यू भी फ्रीक्वेंसी है, n भी फ्रीक्वेंसी है, तो c बराबर न्यू लैम्डा। तो h न्यू होता है वैसे फार्मूला एनर्जी पैकेट्स का। ये जो है प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी है कि लाइट को मान लिया गया था कि लाइट जो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में मौजूद है, जैसे कोई बिस्कुट के पैकेट हो, छोटे छोटे, ऐसे ये नहीं बिस्कुट के पैकेट नहीं, पर छोटे छोटे पैकेट्स हैं। उन पैकेट्स ऑफ लाइट्स को अपन फोटोन या क्वांटा कहते हैं। तो क्वांटम थ्योरी है, तो पैकेट्स के रूप में एनर्जी है लाइट की। अब प्रश्न ये उठता है कि ये उसको मानने की कहाँ ज़रूरत थी प्लैंक्स को। एक्चुअल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन जो आइंस्टीन ने करा था, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट की वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो रहा था। वेव थ्योरी उसको एक्सप्लेन करने में सक्षम नहीं थी। तो जब मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाऊंगा, जब मैं पूरी इसकी कहानी सुनाऊंगा, मैं केवल एक कहानी से पूरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझा देता हूँ बड़े ही इजी वे में। जब आप मेरा वो वीडियो देखोगे तब आपके ये समझ में आएगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इतना आसान है क्या, इतना आसान है क्या, कि मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल से पूरा मैं बता देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि एनर्जी का एक पार्ट उसको इलेक्ट्रॉन को जगाने में और शेष भगाने में खर्च होता है। तो इंसान के मैं सोने की एग्जाम्पल देता हूँ तो मैं तभी बताऊँगा। अभी मैं इस पे आ जाता हूँ बोर्स के पोस्टुलेट पे। तो थर्ड पोस्टुलेट क्या है कि जो एनर्जी का जो डिफरेंस है, एनर्जी का जो डिफरेंस है, थर्ड पोस्टुलेट है जो एनर्जी का जो डिफरेंस है वो, these are the postulates. First postulates, this is the first postulate and this is second, और एनर्जी का डिफरेंस इज एस सी बाई लेमडा। आप तीनों इन पोस्टुलेट्स को देख सकते हो। एम बी स्क्वायर अपॉन आर बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एम बी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 ई एन 2 माइनस ई एन 1 बराबर एस सी बाई लेमडा। तो जितने बाहर होते चले जाएंगे उतनी एनर्जी कम होती चली जाएगी। वो एनर्जी कि जब डेरिवेशन अपन करेंगे तो अपने को ये समझ में आएगा कि हम इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के जो सिस्टम की एनर्जी है वैसे वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं होती। ये मैं आपको उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताऊंगा कि जो अपन कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस ऑर्बिट्स में घूम रहा है तो इतनी है, वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस सिस्टम की एनर्जी है। वो सिस्टम की एनर्जी है, लेकिन बोला ऐसे ही जाता है जैसे वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो। जैसे अर्थ सैटेलाइट है, हम कहते हैं सैटेलाइट की एनर्जी है, वो सैटेलाइट की नहीं होती, अर्थ सैटेलाइट सिस्टम की एनर्जी है। अर्थ है, अर्थ है तभी तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स है तभी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है तो वो सिस्टम की है ना, वो सिस्टम की है। अर्थ ही तो घुमा रही है सैटेलाइट को, सनी तो घुमा रहा है अर्थ को। तो सबको घुमाने की एक ही तो प्रिंसिपल है कि घुमाने के लिए एक अट्रैक्शन होना चाहिए, क्योंकि वो जो एक्सेलरेशन होता है, वो जो एक्सेलरेशन होता है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होता है। रिपल्सन फोर्स में कोई नहीं घूमता, सब दुनिया चक्कर अट्रैक्शन से ही तो काट रही है। जैसे कोई आदमी अपने किसी डिपार्टमेंट में गया कि मैं चक्कर काट के आ जाता हूँ तो मेरा काम नहीं होता। अरे भैया काम तो इसलिए नहीं होता, चक्कर काट रहा है ना, उसके पास जिसके पास काम है चक्कर काट के आ जाता, तो चक्कर काट के तो काम कैसे होगा। तो अब जो है मैं ये बात से समझाने की कोशिश आपको कर रहा था। तो ये 3 पोस्टुलेट आ गए। अब इन तीनों को अपन ड्राइव करने पर
पहला पोस्टुलेट और दूसरे पोस्टुलेट में से अगर हम v को एलिमिनेट कर दें तो रेडियस का फार्मूला आ जाएगा, और इन दोनों पोस्टुलेट्स में यदि हम रेडियस को एलिमिनेट कर दें तो वेलोसिटी का फार्मूला आ जाएगा। तो वेलोसिटी का फार्मूला, फिर प्रश्न उठता है कि एनर्जी का फार्मूला कैसे आएगा, किसी ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी। तो चलो v और r तो हमने एलिमिनेट कर करके हमने ये बता दिए कि v जो r जो है वो होता है प्रोपोर्शनल टू n²/z, और अब जब आप एलिमिनेट करोगे तो ये फार्मूला बन जाएगा n²/z। अब इस फार्मूले को मैं ये समझाने जा रहा हूँ कि n² अगर आप भूल जाओ तो थोड़ा आपको ये कैसे याद आवे कि रेडियस जो है n के डायरेक्टली है इनवर्सली है। अरे बड़ी सीधी सी बात है भैया। अरे ऑर्बिट कोई होगी, पहली ऑर्बिट शुरू में होगी, दूसरी ऑर्बिट उसके बाहर होगी, दूसरी ऑर्बिट बाहर होगी, तीसरी ऑर्बिट और बाहर होगी, तो रेडियस बढ़ता ही तो जाएगा। बाहर की ऑर्बिट का रेडियस ज़्यादा होगा या अंदर के रेडियस का होगा। तो सिंपल सी बात है कि बाहर की, लेकिन ये हो सकता था कि रेडियस प्रोपोर्शनल टू n आता, लेकिन रेडियस प्रोपोर्शनल टू n ना करके n² आया। ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि एटॉमिक नंबर, यदि न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर बढ़ जाए तो उसकी पकड़ इलेक्ट्रॉन पर बढ़ जाएगी, और पकड़ बढ़ जाएगी तो वो ज़्यादा रेडियस में घुमाने की बजाय वो कम रेडियस में घुमाएगा। तो वही रेडियस जेड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस हो गया। अब आती है वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी में आप देखिए कि वेलोसिटी अगर पकड़ अच्छी है तो वो उसको तेज़ घुमा देगा, जेड के प्रोपोर्शनल है। तो ये किसी भी तरह से ड्राइव होके आ जाते हैं कि जो वेलोसिटी है z/n के प्रोपोर्शनल है। अब प्रश्न उठता है कि ये एनर्जी कैसे कैलकुलेट करी जाए। तो उस इलेक्ट्रॉन की आप जो है एनर्जी कैलकुलेट वो करिए आप, क्या मतलब जो है ½ mv²। तो ½ mv² जब कैलकुलेट करोगे तो v का मान तो आप डिटरमाइन कर ही चुके थे, तो v का मान तो ये रहा, इसका स्क्वायर करिए और ½ का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप ऐसा करोगे तो ये आ जाएगा, इसमें से माइनस हटा दीजिए, ये आ जाएगा, माइनस हटा दीजिए। फिर आप कहोगे कि चलो काइनेटिक एनर्जी तो ½ mv² से आ गई, क्योंकि ½ का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि v का हम डेरिवेशन कर चुके हैं, पहले दोनों पोस्टुलेट से कर चुके हैं। दोनों पोस्टुलेट से कैसे कर चुके हैं, r को एलिमिनेट करके v का मान निकाल लिया है, v का स्क्वायर कर दिया है, v का स्क्वायर करके उसमें ½ की मल्टीप्लाई कर दी है, तो ½ mv² आ गया। अब आती है पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके डेरिवेशन पार्ट पे तो मैं बाद में जाऊंगा, पर इसको याद करने का मैं मेथड बता देता हूँ। तो आप कहोगे हाँ बताइए जी। अरे भैया ये है पोटेंशियल एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी आई है ना। काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, क्यों? काइनेटिक एनर्जी में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो नेगेटिव हो। मास नेगेटिव नहीं, हाफ नेगेटिव नहीं, v का स्क्वायर नेगेटिव नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होती है। और पोटेंशियल एनर्जी अगर इन्फिनिटी को रेफरेंस पॉइंट पर, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी सब दुनिया में रिलेटिव टर्म है, ऑल आर रिलेटिव। लेकिन काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस नेगेटिव हो सकता है, किसी की काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब होती है पोटेंशियल एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी आई है, जो उसकी मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का डबल कर दो, डबल करके माइनस लगा दो। जैसे काइनेटिक एनर्जी हाफ है तो पोटेंशियल एनर्जी -1 है। काइनेटिक एनर्जी 10 है तो पोटेंशियल एनर्जी -20 है। 10 का डबल करो, माइनस लगा दो। अब फिर आप कहोगे टोटल एनर्जी। अरे टोटल एनर्जी बड़ी सीधी सी बात है, 10 और -20 का सम -10। मतलब जो टोटल एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी आई थी मैग्नीट्यूड में उतनी होगी, 10 और -20 का सम -10, लेकिन टोटल एनर्जी नेट नेगेटिव होगी। तो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में क्या रिलेशन है? काइनेटिक एनर्जी जो है उसके मैग्नीट्यूड के बराबर है। मैग्नीट्यूड तो उतनी है और नेगेटिव है, उतनी नेगेटिव है, बस वो 10 है तो वो -10 है। तो काइनेटिक का ध्यान रखो, काइनेटिक 10 है तो टोटल -10 है, और पोटेंशियल एनर्जी -20 है। और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम इज कॉल्ड टोटल एनर्जी। अब प्रश्न उठता है कि चलो ये तो एक याद करने का मेथड है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी है क्या? देखो पोटेंशियल एनर्जी का बड़ा जबरदस्त सिग्निफिकेंस है। सब दुनिया में कोशिश ही पोटेंशियली कर रहे हैं, पद की कर रहे हैं, कुर्सी की कर रहे हैं। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है एक्चुअल में किसी पर्टिकुलर लेवल के रेस्पेक्ट में, उस लेवल तक जिसमें कि अपन पोटेंशियल एनर्जी डिटरमाइन कर रहे हैं, वहाँ तक उन कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट में जो किया गया वर्क है, दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी। जैसे पत्थर रखे आई छत पर, मैं ये एग्जाम्पल अक्सर दे देता हूँ। पत्थर छत पर रखे आए तो बोला सर छत पर रखे आए तो क्या हो गया? अरे आपने ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क करा, एंड दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ
दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी। तो आप बोलोगे कि इसमें क्या फ़र्क है, उसमें कैसे पोटेंशियल एनर्जी आ गई, हम कैसे मान लेंगे पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो ऐसे ही अगर ईश्वर की बात करी जाए तो भाई एक पत्थर है, फिर उसकी मूर्ति बन गई, फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा करा दी, तो उसमें जो है भगवान आ गई, मतलब उसमें एक्चुअल में कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क आ गई होगी। तो वो तो ज्ञान मुझे ज़्यादा नहीं है, पर ऐसे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको अच्छी तरह समझा सकता हूँ कि उस पत्थर में एनर्जी कैसे आ गई, कि जो आपने वर्क करा ग्रेविटी के अगेंस्ट में, वो पोटेंशियल एनर्जी कैसे हो गई। अरे जब आप पत्थर ऊपर से फेंकोगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, तो बदले में काइनेटिक एनर्जी आएगी, और जब एक एनर्जी आती है दूसरी जाती है, तभी आती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। एंड दैट पत्थर अगर किसी के सिर पर गिर जाता है तो दैट पत्थर हैज़ द कैपेसिटी ऑफ तोड़िंग द सिर बाई वर्च्यू ऑफ द पोजिशन ऑफ द पत्थर, है वो सिर तोड़ देगा। तो ऐसे ही यदि अपने को, तो बोला सर ये कैलकुलेशन कैसे होती है इन पोटेंशियल एनर्जी की। अरे भैया, रेफरेंस पोजीशन से उस पोजीशन तक ले जाने में जितना कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट में वर्क होता है, उस वर्क का नाम ही पोटेंशियल एनर्जी है। अब हमने यहाँ पर इसके केस में रेफरेंस पोजीशन इन्फिनिटी मान रखा है और अट्रैक्शन फोर्स है, तो इन्फिनिटी से फर्स्ट ऑर्बिट तक लाने में इलेक्ट्रॉन को जितना कूलम फोर्स वर्क करेगा, अब कूलम फोर्स पॉजिटिव वर्क करेगा। अब जब पॉजिटिव वर्क होगा, जैसे पत्थर का केस था, जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, क्यों ग्रेविटी पॉजिटिव वर्क कर रही है। जब ग्रेविटी पॉजिटिव वर्क करेगी पोटेंशियल एनर्जी डाउन होगी, जब ग्रेविटी नेगेटिव वर्क करेगी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। जो कुछ भी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है उसका नेगेटिव कर दो, वही पोटेंशियल एनर्जी होती है। आई समझ में। तो इन्फिनिटी से उसको इलेक्ट्रॉन को वहाँ तक लाने में, कहाँ तक लाने में, इन्फिनिटी को कहाँ तक लाने में, उस ऑर्बिट तक लाने में, जैसे ऑर्बिट में आपको पोटेंशियल एनर्जी डिटरमाइन करनी है, वहाँ तक लाने में जो वर्क होगा। अब प्रश्न उठता है वर्क कैसे कैलकुलेट करें, तो भैया इसमें इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है, और छोटा सा इंटीग्रेशन है, और जो IIT JEE देने जा रहे हैं वो छोटा सा इंटीग्रेशन सबको आता है, और नहीं आता तो कोई सिलेक्शन सबका थोड़ी होता है, सबका थोड़ी होता है, गिने चुने लोगों का होता है। तो अब ये जो है क्या होगा कि ZE गुणा E अपॉन x² इंटू DX इंटीग्रेशन कर दो फ्रॉम इन्फिनिटी टू R, के ZE इंटू E अपॉन x² इंटू DX। तो क्यों करना पड़ा है x² अपॉन DX, क्यों कूलम फोर्स वेरिएबल है, तो वेरिएबल है तो फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट उस फोर्स को कांस्टेंट मान करके DX का मल्टीप्लाई करके छोटा सा वर्क निकाल के उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट कर देंगे तो वो आ जाता है -kZE² अपॉन R आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी किसी उस ऑर्बिट में जो R दूरी पर है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हमने इन्फिनिटी को क्या मान रखा है, 0, किसी को भी मान सकते हैं 0। तो यहाँ 0 मानने में सुविधा थी, ये बात कहानी में आगे बताऊँगा आपको, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि उसको इतना लिंक करने पर, मैंने तो लिंक करने की इसलिए कोशिश की है कि मैं एक साथ ये 3, 4, 5 चैप्टर एक साथ पढ़ा सकता हूँ। तो आप बोलो कैसे पढ़ा सकते हैं, अरे कैसे ना पढ़ा सकते, कूलम फोर्स लग रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा दी, वैसा का वैसा ही ग्रेविटेशनल फोर्स है तो सैटेलाइट वगैरह बता दिए क्यों उड़ रहे हैं, ठीक है ना, और एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको पढ़ाई दी, उधर आपको ये बता दिया कि भैया फॉर द चेंज, अगर चेंज इन डायरेक्शन होती है तो उसकी वजह से भी एक्सेलरेशन होता है। तो फिर कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कोई सर्कल में घूम रहा है और कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन नहीं है। अरे भैया v² अपॉन r एक्सेलरेशन है, उसका अलग डेरिवेशन है कि v² अपॉन r क्यों आता है, वो अलग कहानी है, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। तो जब उसको dv/dt करते हैं और वेलोसिटी को वेक्टर में लिखते हैं, जब डिफरेंशिएट करते हैं तो v² अपॉन r आ जाता है। और भी मेथड है कि v² अपॉन r कैसे आता है। तो ये इस तरह की बात है।